25 अक्टूबर की बात है। महाराजा जम्मू में अपने महल में आया और आकर अपने एडीसी को बुलाया। एडीसी को बुलाकर महाराजा ने कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ, अगर वीपी मेनन आ गया तो मुझे जगा देना, नहीं तो मुझे ऐसे ही नींद में गोली मार देना। महाराजा हरी सिंह ऐसी बातें क्यों कर रहा था? काबीना और फौज के कमांडर इन चीफ ने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का हुक्म मानने से इनकार क्यों किया? जम्मू में मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ, इसके बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी इसमें शामिल थे? ये सब हम आपको बताएंगे आज की इस किस्त में। तो ये उस वक्त की बात है जब रियासत में हालात बड़े कशीदा चल रहे थे। कबायली रियासत पर हमला आवर हो चुके थे, जबकि हिंदुस्तानी फौज तैयार बैठी थी कश्मीर पर हमला करने के लिए। तो इस सारी सूरत हाल में वीपी मेनन ने महाराजा को ये मशवरा दिया कि जबकि कबायली बारामूला तक पहुंच गए हैं, तो आपका श्रीनगर में रुकना किसी तौर खतरे से खाली नहीं है। महाराजा को जम्मू जाने का मशवरा दिया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक महाराजा अपना सारा साज सामान जेवरात वो संदूकों में बंद किया और कई गाड़ियों में लाद कर काफिले की सरबराही करते हुए जम्मू की तरफ रवाना हुआ। जम्मू में रियासती वज़ीर-ए-आज़म महरचंद महाजन ने वीपी मेनन से रब्ता किया। वो दोनों श्रीनगर एयरपोर्ट से जहाज़ पर बैठे और दिल्ली एयरपोर्ट पर जाकर उतरे। दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट के बाद वो सीधा जवाहरलाल नेहरू की हवेली पर पहुँचे। जब वो हवेली में पहुँचे तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू वहाँ पहले से मौजूद थे। वहाँ जाकर रियासती वज़ीर-ए-आज़म महरचंद महाजन ने पंडित नेहरू से कहा, हमें फ़ौज दें ताकि हम हिंदुस्तान से इल्हाक कर सकें और इख्तियारात जो अवामी पार्टी है उसे मुंतकिल कर सकें। मैं चाहता हूँ कि आप आज ही फ़ौज श्रीनगर एयरपोर्ट पर भेजें, वरना मैं जिन्नाह साहब के पास जाकर मिसाल हद करूँगा। ये सब सुनने के बाद जवाहरलाल नेहरू गुस्से में आ गए। उसने उसी वक्त वज़ीर-ए-आज़म को वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का गुस्सा ठंडा किया। महाराजा खारजी मामलात, ट्रांसपोर्ट और दिफाई उमूर में हिंदुस्तान से इल्हाक करना चाहता था, इसलिए उसने लॉर्ड माउंटबेटन को इल्हाक के लिए जो दरख्वास्त लिखी थी, उसके साथ ही उसने इल्हाक के दस्तावेज़ात भी भेज दिए थे। महाराजा ने जो लॉर्ड माउंटबेटन को ख़त लिखा, उसका मुख्तसर खुलासा ये था कि इस वक्त मेरी रियासत में जो हालात पैदा हो गए हैं, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि मैं हिंदुस्तान के साथ इल्हाक कर दूँ। इसलिए लिहाजा मैं आपको अपनी दरख्वास्त के साथ इल्हाक के दस्तावेज़ात भी भेज रहा हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा इरादा एक अबूरी हुकूमत बनाने का है, जिसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मेरे वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर जो सारे मामलात रियासत में पैदा हो चुके हैं, इन पर कंट्रोल कर सकें। इल्हाक की इन दस्तावेज़ात पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, पंडित नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन ने मिलकर गौर व फिक्र किया। उसके बाद 27 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा को एक खत लिखा। लॉर्ड माउंटबेटन ने लिखा, माय डियर महाराजा साहिब, वीपी मेनन ने आपका खत मुझ तक पहुंचाया। मैंने गौर व फिक्र की और आपका इल्हाक कबूल किया। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो आपकी रियासत में हालात पैदा हो गए हैं, तो पहले हमें वहाँ फ़ौज भेजनी होगी ताकि वो बैरूनी हमला आवरों को वहाँ से निकाल सकें। फिर उसके बाद वहाँ की आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक इस मसले का हल भी कर लिया जाएगा। आपके मुतालबे के मुताबिक हम हिंदुस्तानी फ़ौज को वहाँ कश्मीर में भेज रहे हैं ताकि वहाँ अमन कायम हो सके। हम इस बात पर भी इत्मीनान का इजहार करते हैं कि आपने एक अबूरी हुकूमत बनाने का फ़ैसला किया। इन अल्फाज के साथ लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने ख़त का अख्तिताम किया और अपनी निगरानी में फ़ौज तैयार करवाने लगा। 27 अक्टूबर की सुबह को ही श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंडिया की फ़ौज ने लैंड किया। एक दिन में फ़ौज को श्रीनगर उतारने के लिए 50-50 परवाज़ें भेजी गईं। गुरदासपुर के रास्ते से भी कसीर तादाद में फ़ौज कश्मीर में दाखिल हुई। 27 अक्टूबर की शाम को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को इस बारे में खबर हुई कि श्रीनगर में हिंदुस्तानी फ़ौज आ पहुंची है। इस सारे वाक़े के बारे में हम आपको बताते हैं उस कॉलम के बारे में जो चौधरी गुलाम अब्बास ने कायदे-ए-आज़म से आखिरी मुलाकात के उन्वान से लिखा था। चौधरी गुलाम अब्बास लिखते हैं कि मैं जब कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से मिला तो बातों में जब मसला कश्मीर की बात शुरू हुई तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहने लगे कि इस मसले को उलझाने में हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है। उस वक़्त जब श्रीनगर में इंडियन फ़ौज उतर चुकी थी तो मैंने
पाकिस्तानी फ़ौज के कमांडर जनरल डोगलिस को बुलाया तो उसको मैंने कहा वो कश्मीर में पाकिस्तानी फ़ौज भेजे। लेकिन पहले तो उसने टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने गुस्सा किया तो वो कहने लगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वहाँ कश्मीर के महाल पर इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ जाएगी। तो मैंने कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कश्मीर के लिए इंडिया से जंग करें। इस पर जनरल डोगलिस ने कहा तो मैं अपने कमांडर इन चीफ से बात करके बताता हूँ। इस सब के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने काबीना का इजलास बुलाया। चौधरी गुलाम अब्बास लिखते हैं काबीना के इजलास में भी कायद-ए-आज़म ने यही तजावीज़ रखी, लेकिन काबीना ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। चौधरी गुलाम अब्बास लिखते हैं कि इस पर मैंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा कि कायद-ए-आज़म की ये जो काबीना थी ये तो सारे आपकी मुंतखब करदा थी और आपके साथी थे, लेकिन उन्होंने आपके हुक्म को कैसे टाला। इस पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा चौधरी गुलाम अब्बास ये बात याद रखो, मैं बहैसियत जिन्ना तो काबीना के फैसले को मुस्तरद कर सकता था, लेकिन बहैसियत गवर्नर जनरल मैं ऐसा नहीं कर सकता था। चौधरी गुलाम अब्बास लिखते हैं कि इस पर मैं परेशान हो गया तो कायद-ए-आज़म कहने लगे कि चौधरी गुलाम अब्बास आप परेशान ना हों, हम कश्मीर के मामले में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और कश्मीर को आज़ादी दिलवा कर रहेंगे। 27 अक्टूबर को ही वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान की सरबराही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तजवीज़ रखी गई कि 1,000 के 3 लश्कर कश्मीर में भेजे जाएंगे ताकि वो उस सड़क पर कब्ज़ा कर सकें जो वाहिद रास्ता है इंडिया और कश्मीर के दरमियान। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी वही हुआ जो पहले हुआ, यानी खान अब्दुल क़य्यूम खान और सादिक हुसैन ममदूद के अलावा सब ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। यूँ मसला कश्मीर आज भी 75 साल बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा तनाज़ा बना हुआ है। दोस्तों खान अब्दुल क़य्यूम खान के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये वही हैं जिन्होंने जहाद के लिए कश्मीरियों को असला भी फराहम किया था। दोस्तों इसके बाद सुप्रीम कमांडर ने लाहौर में पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म और गवर्नर जनरल की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। लेकिन दोस्तों एन उसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दिन जाकर जवाहरलाल नेहरू ने बीमारी का बहाना बनाकर लाहौर आने से इनकार कर दिया। अगर चंद लम्हों के लिए जवाहरलाल नेहरू की बीमारी को हकीकत मान भी लिया जाए तो उस वक़्त उनकी जगह उनके जो नायब वज़ीर आज़म थे या उनके जो वज़ीर ख़ारजा थे वो भी लाहौर आ सकते थे, इस मसले पर बात हो सकती थी। इसके बाद 1 नवंबर को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन की लाहौर में मुलाकात हुई। वहाँ तनाज़े कश्मीर पर भी बात हुई तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 निकाती एजेंडा लॉर्ड माउंटबेटन के सामने पेश किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि दोनों ममालिक के गवर्नर जनरल्स हैं वो जंग बंदी करवाएँ। उसके बाद कबायली और हिंदुस्तानी फ़ौज एक ही वक्त में कबायली और हिंदुस्तानी अफवाज कश्मीर से बाहर निकल जाएँ। उसके बाद दोनों ममालिक के गवर्नर जनरल अपने ममालिक से इख्तियारात लेकर कश्मीर में एक राय शुमारी करवाएं जिसके बाद कश्मीर का इल्हाक करवाया जाए। लॉर्ड माउंटबेटन ने कायद-ए-आज़म से कहा कि उसके पास इसके इख्तियारात तो नहीं हैं, वो हिंदुस्तान जाकर काबीना के सामने आपकी ये तजावीज़ ज़रूर रखेगा। उसने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से इसका वादा किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने जब ये सब बात नेहरू तक पहुँचाई तो नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो में ऐलान करते हुए कहा कि मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमारी पॉलिसी कश्मीर के बारे में भी वही है, यानी जहाँ इल्हाक पर इख्तिलाफ हो वहाँ राय शुमारी करवाई जाए। कश्मीर में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, वहाँ इस वजह से अभी राय शुमारी नहीं हो सकती। आखिरकार कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरियों ने खुद ही करना है। जब वहाँ अमन व अमान कायम हो जाएगा तो अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में वहाँ राय शुमारी करवाई जाएगी। उसके बाद नेहरू ने कहा तो आप ही बताएं इससे ज़्यादा मुनसिफाना पेशकश और क्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों आज 75 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, आज तक वहाँ कश्मीर में अमन व अमान कायम ना हो सका और ना ही कभी वहाँ राय शुमारी की कोशिश की गई।